सरिता, सरिता, भैया हमारी बिटिया कहाँ गई? तुम्हें क्या पता तुम्हारी बिटिया कहाँ? सरिता, ये हमारी बिटिया कहाँ है? यहीं तो थी ना? अरे वो तो कहीं भी मुंह उठाकर चली जाती है। अरे ऐसे कैसे चली जाती है? वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती। हमें नहीं पता। अरे सरिता, यहाँ क्या कर? काटा वाटा सब तू फिक्र ना, हम निकालते हैं तुमको। यहाँ कहाँ से तू चली है? रुक जा बेटी, दुख रहा है पेट, पेट दुख रहा है बेटी। आज आज संभाल। यहाँ कहाँ है तू चली है अस्पताल से? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ठीक कुछ नहीं बेटी, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। ओहो, क्यों चिल्ला रहे हो? आवाज बंद करो। डॉक्टर साहब देखिए ना बेटी को क्या होगा। इस अस्पताल में तुम्हारी बेटी के अलावा और भी मरीज हैं, समझे? कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। देखो, कांटे लगेंगे ना तो खून बहेंगे। हम लोग जितना इलाज करते बना कर दिए, इसको यहाँ से ले जाओ। डॉक्टर साहब अभी ठीक से चल भी नहीं पा रही, इतने बड़े हादसे के बाद। हमको वो सब नहीं मालूम, बलात्कार बोल के लाए थे, हम लोगों ने इलाज कर दिया। जितना करते बना उससे अच्छा किए। इसको यहाँ से ले जाओ, ये पागल खाना नहीं है, समझे? डॉक्टर साहब ये खून देखिए ना। वट इनको एंटीसेप्टिक लगा दो। ठीक है। बाहर शोर कैसा है? जरा देखो। बाहर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं सरिता केस को लेकर और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आओ देखते हैं। पुलिस की मांग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये केस बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस की मनमानी नहीं क्यों शोर मचा रहे हो? साहब हम वो सरिता के केस के बारे में बात करने आए हैं। हाँ तो उसकी तहकीकात चल रही है। ये तो मालूम है साहब, यही कह रहे हैं हम। काहे कर रहे हैं ये सब? क्या मतलब? काहे उस पगली के लिए पूरे गांव को परेशान कर रही है पुलिस अबे। और साहब हमारी फैक्ट्री से भी 2 मजदूरों को ले गए, हमको डबल काम करना पड़ रहा है, ऊपर से नुकसान भी बहुत हो रहा है। 2 दिन पहले हमको घर से उठा लाए वो। हाँ साहब हम लोग बहुत परेशान हो गए। देखिए इस केस का जो मर्जी करना है कीजिए, बंद करिए बस। हाँ आप लोगों को पता भी है ये नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का केस है। अरे साहब पगली लड़की का केस है, ना वो कुछ बोल पाती है ना बता पाती है। बलात्कार हुआ भी है कि नहीं हुआ है कैसे बताएगी वो? और आप लोगों ने पूरे गांव वालों को परेशान कर रखा है। या तो तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम लोग अपनी इंसानियत भूल चुके हो। उस लड़की के टेस्ट हुए हैं जिसमें साफ साफ लिखा है उस नाबालिग बच्ची के साथ बड़ी बेरहमी के साथ बलात्कार हुआ है, और आप लोग उसका साथ देने के बजाय उल्टा उसी को कोस रहे हैं। जाइए यहाँ से आप लोग। चलिए चलिए जाइए आप। उत्तर प्रदेश में बसा यह गांव इसारी, जहां एक मानसिक रूप से विकलांग 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। लेकिन गांव वाले अपराधियों को पकड़ने की बजाय पुलिस पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे कि इस केस को बंद कर दिया जाए। आखिर क्यों? गलती किसकी थी? उस मानसिक रूप से विकलांग बच्ची की या उन लोगों की जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, या फिर इन गांव वालों की जो पुलिस की पूछताछ की परेशानियों से बचने के लिए बलात्कारियों को नजरअंदाज करने को भी तैयार थे? ले खाना खा। अरे तुम्हारे नहीं कहने से नहीं होगा, समझी ना? चल खा खा, मैं कह रही खा। जो लोग उठा के ले गए थे खाली बलात्कार करके छोड़ दिया हमारे पास मरने को। अरे मार के नहीं दिया तेरे को? मारते। पगला गए हो का? हाँ कहाँ ना चला बकरे? हाँ हम पगला गए हैं। अरे इस लड़की ने शराब कर दिया हमारी जिंदगी को। अनाज वाले ने अनाज देने से मना कर दिया। सारे गांव वालों से दुश्मनी हो गई हमारी। मरने भी नहीं है ये। रघु अपनी बेटी सरिता से बहुत प्यार करता था। सच तो यह है कि सरिता के पैदा होने के कुछ ही महीनों बाद जब यह पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है,
तो उसे किसी सरकारी पागल खाने में छोड़ देने के विकल्प के बारे में सोचा ही नहीं गया, बल्कि उसे लाड प्यार से पालने की जिम्मेदारी उठाई। बाप के लाड और माँ की देखभाल में पलते हुए सरिता 14 साल की हो गई, लेकिन उस शाम अपनी ही धुन में गुम सरिता खेल ही खेल में अपने घर से थोड़ा दूर निकल गई थी। सरिता! जब बहुत देर तक सरिता नहीं दिखी तो रघु उसे ढूंढने निकला, और जब सरिता मिली तो रघु की आंखें फटी रह गई। उसे जैसे तैसे अपनी गोद में उठाकर वो हॉस्पिटल की तरफ भागा, पर हॉस्पिटल में उसकी हालत देखने के बाद डॉक्टर्स ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया। रघु की मिन्नतों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने साफ कह दिया कि इस शहर के हॉस्पिटल ले जाओ या फिर किसी पागल खाने। अपनी बच्ची को मालती के पास छोड़कर रघु पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। पुलिस की दखलंदाजी के बाद हॉस्पिटल ने सरिता को एडमिट किया। पुलिस ने अपना सामाजिक दायित्व तो निभा दिया, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसा केस था जिसे हल करना आसान नहीं था, क्योंकि ना तो कोई गवाह था और ना ही बलात्कार की शिकार सरिता दिमागी रूप से कुछ भी बताने में सक्षम थी कि उसके साथ ये घिनौना अपराध करने वाले कौन थे और कितने थे। तितली पकड़ने जाना है ना, तो खाना खाना पड़ेगा। ले 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 ले, अरे खाओ 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 खाओ। बड़ा काका होगा है। सरिता से बात कर सकते हैं? वो आपको क्या बताइए साहब, उस मासूम को तो ये भी नहीं मालूम कि उसके साथ क्या कुकर्म हुआ है। बेटा, क्या आप हमें बता सकते हो कि आपके साथ वहाँ पर क्या हुआ था? पेट के नीचे दर्द होता है। उन लोगों ने आपको मारा था? मारा था? अच्छा ये बताओ, कितने बुरे लोग थे वहाँ पर? कितने लोग थे मतलब? पूछिए, मदद कीजिए। 1 2 1 2 गिनती सिखाए थे ना बेटा? 1 2 3 1 2 3। सर, लगता है 1 या फिर 2 से ज्यादा लोग। का मतलब 3-4 लोग। चलो। किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो बलात्कार की शिकार किसी महिला के दर्द को, उसकी लाचारी, उसकी बेबसी को पूरी तरह से बयां कर पाए। और यहां तो एक ऐसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ था जो अपनी मानसिक अवस्था की वजह से वैसे ही अपनी भावनाओं को दर्शाने में असमर्थ थी। पुलिस को शक था कि सरिता के साथ हुए इस दुष्कर्म में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो कौन हैं और कितने हैं, इस बात की पुष्टि करने का अभी उनके पास कोई रास्ता नहीं था। साथ ही इस बलात्कार की असली वजह का भी अभी तक पता नहीं चल पाया था। क्या मुजरिमों ने यह जुर्म सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए किया था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी, मसलन पुरानी दुश्मनी या रंजिश, या फिर अतीत में इस लड़की या इसके परिवार से हुई कोई ऐसी गलती जिसका बदला इस तरह से लिया गया था। इन मुजरिमों तक पहुंचने के लिए इस जुर्म की वजह तक पहुंचना बहुत जरूरी था और जांच दल इसके लिए प्रतिबद्ध था। सर, उस दिन मोर्चे पे जो औरत सबसे ज्यादा बोल रही थी, उसका रघु से जमीन को लेके कुछ विवाद चल रहा है। देखिए, इस केस का जो मर्जी करना है कीजिए, बंद करिए बस। हाँ साहब, आप 3 बार लगातार हमसे पूछ चुके हैं। हमको जितना मालूम था हम बता चुके हैं। अब आगे क्या बताइए, बताइए। आप लोगों की रघु से क्या दुश्मनी चल रही है? अरे उसकी औकात क्या है हमारे सामने साहब? अरे ऐसे लोगों से दुश्मनी नहीं, नफरत होती, नफरत। एक बात बताइए, उस शाम आप कहाँ थे जब सरिता के साथ ये हादसा हुआ? इंस्पेक्टर साहब, आप 10 बार भी पूछेंगे ना तो हमारा बयान बदलेगा नहीं। सच यही है कि हम घर में थे, सो रहे थे। किसी ऐसे शख्स को जानते हैं आप लोग जिस पे आपको शक हो या फिर कोई विकृत मानसिकता का आदमी हो? एक आदमी को हम जानते हैं।
अपनी बेटी को बचा चुके हैं उससे। अरे ये तो यही गिर गया, तुमको नहीं आता सर को हम बताते हैं। लाओ हम बताते हैं। इसको जो है ना, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, अप्पू को ऐसे, अप्पू के ना, हाँ। छोड़ मेरी बेटी को। क्या कर रहा था? अरे ये क्या कर रहा था तू? अरे उड़ाना सिखा रहे थे। सब देखा मैंने। शर्म कर ले, तेरी बेटी की उम्र की है। क्या कहा ना चुका पकड़ी? और तेरे को कितनी बार मना किया इस पागल के साथ मत खेला कर। पूरा का पूरा खानदानी पागल है। चल चल, घर में बैठने से मन ही नहीं लगता तुम्हारा ना। चलो। आपको पता है आप क्या इल्जाम लगा रही हैं? हम एकदम होश हवास में हैं और एकदम सच बोल रहे हैं। हमें तो ये भी लगता है कि उस पगली के साथ कुछ दुष्कर्म नहीं हुआ है, और अगर कुछ हुआ है ना इंस्पेक्टर साहब, तो उसका बाप जिम्मेदार है उसके लिए। आओ योगेश। सर आपको क्या लगता है इस औरत के कहने में कुछ सच्चाई हो सकती है? इस बाप को देखकर लगता नहीं ऐसा कि ये अपनी बेटी के साथ कोई गलत काम कर सकता है। आमतौर पर सुरागों की तलाश में भागते दौड़ते और सबूतों की बिना पर मुजरिमों को पकड़ने वाले पुलिस वालों को कभी कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना पड़ता है। लेकिन यहां सवाल यह था कि क्या पुलिस की गट फीलिंग सच है या फिर जो रूपलता ने कहा है वो सच है। सरिता के इशारों पर विचार तो किया जा सकता था, लेकिन उसे पुख्ता रूप से माना नहीं जा सकता था। डॉक्टर ने यह भी कहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट तो था, लेकिन किसी का सीमेन नहीं मिला था। इससे पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या बलात्कार में प्रोटेक्शन यानी कॉन्डोम का इस्तेमाल किया गया था। सर मालूम चला है कि उस पूरे गांव में एक ही दुकान है जिस पर हर तरह का सामान मिलता है, और इस दुकान के मालिक का नाम महाजन है। सर क्यों ना इस महाजन से पूछताछ की जाए कि वारदात वाले दिन से लेकर एक हफ्ते पहले तक किन किन लोगों ने कॉन्डम खरीदा हो। छोटी मोटी खरीदारी का बिल थोड़ी बनाएंगे। गिने चुने गिनती के लोग आते हैं तुम्हारी दुकान पे, और तुम कह रहे हो तुम्हें याद नहीं है। याद तो है साहब, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। किसी का भी नाम दे दूं जिसने पहले या बाद में खरीदा हो, वो तो बेचारा फंस जाएगा। उनको जो बोला है वो करो, ज्यादा बकवास मत करो, समझे? ठीक है साहब, जैसा आप बोलिए। लेकिन ये पगली लड़की ने पूरे गांव को परेशान करके रखा है। पता नहीं काम मुंह काला करके आई है, सबके सब परेशानी हमें उठानी पड़ रही है। सर इस जगह कई बार देख चुके हैं। आई नो, पर कभी कभी चीजें नजर से चूक जाती हैं, और ये बात भी पक्की है कि सबूत हमें वारदात की जगह से ही मिल सकता है। हाँ, रघु ने कहा था कि सरिता उसे यहाँ बेहोश पड़ी मिली थी, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वारदात यहाँ ना होकर के कहीं और हुई हो। सरिता यहाँ खुद चलकर पहुंची हो या फिर उसे यहाँ लाकर फेंक दिया गया हो। हमें अपनी जांच का दायरा बढ़ाना होगा और एक बार फिर अच्छी तरह से छानबीन करनी होगी। चलो आओ। सर सर ड्रिंक की बोतल एविडेंस बैग में डालो। सर! हाँ योगेश। सर ये दुपट्टा मिला है और ये चप्पल, और ये देखिए सर ब्लड के सैंपल भी। आसपास और ध्यान से देखो, जरूर कुछ ना कुछ और मिलेगा। एक मिनट सीमा ये उठाओ। ये तो ब्रांड वही है जो हमें वहां मिला था। जी सर। इस जगह को देखकर लगता है कि वारदात यहीं हुई होगी। फॉरेंसिक वालों को बुलाओ। यस सर। सारी परेशानी ऐसी खड़ी हो गई, क्या बोले? ये देखो पगली। देखो 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 इसकी। रुक जा। अरे पकड़ के रखना इसको, पागल कहेगी, मार देगी किसी दिन। कीचड़ में पत्थर मारेगी तो कीचड़ हम पे ही उड़ेगा ना।
पानी लेके आ। सोच रहे हैं कि कल शहर जाके बड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देंगे। काहे? का हुआ? अरे का हुआ, आज पुलिस दुकान पर आ गई, कहने लगी कि सबका नाम दो जो जो कंडोम खरीदते हैं। अरे कहाँ से याद रखेंगे, हमने भी कह दिया याद करके बताएंगे नाम। साहब यही बचा है, अब ये भी पूछ लो कि हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करते हैं कंडोम। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। तुमने कंडोम खरीदा था या नहीं? जी। कहाँ इस्तेमाल किया? एक ही पत्नी है साहब, बाहर मुंह मारने की आदत नहीं है। और तू? साहब हमने कुछ भी नहीं किया साहब, और हमने तो कछु खरीदा भी नहीं था। महाजन झूठ बोल रहा है। साहब गलत फहमी भी तो हो सकती है। योगेश जरा इसकी गलतफहमी दूर कर दो। चल साहब तेरी गलतफहमी दूर कर। साहब हमने कुछ नहीं किया। बताता हूँ साहब, मैंने खरीदा था पर अपने लिए नहीं। तो फिर किसके लिए खरीदा था? गरीबों, हाँ फटाफट लेता। कहाँ साहब? सुरक्षा कवच। जी साहब। चल। रूपा, अरे रूपा। हाँ अरे पानी ले आओ। ला रहे। ये लीजिए। पुलिस वाले अब काहे बुलाए थे आपको? अरे पगला गए साले, दिमाग घूम गया उनका। एक बात बताइए, अगर आप कंडोम खरीदे तो इस्तेमाल कहाँ किए थे? यार दिमाग मत चाटो, वहां पुलिस वाले ये पूछ रहे हैं और घर में तुम ये पूछ रहे हो। सुनो, अगर पुलिस वाले पूछे ना तो कह देना अपने लिए लिया था। ले लो। अपने लिए? सर, क्राइम सीन से जो विस्की की बोतल मिलने पर हमें मालूम चला है उस ब्रांड को 2 लोग यूज करते हैं पूरे गांव में। एक तो बलिया साड़ी फैक्ट्री का मालिक रजत और दूसरा दुहारू, जिसकी दुश्मनी रघु से है। और सर ऐसा भी पता चला है कि रजत एक रात में 3 से 4 बोतल उड़ा देता है। एक काम करो, इस दुआरू को बुलवाओ, तब तक हम चल के इस रजत की जन्म कुंडली निकलवाते हैं। आओ। अरे बाबा, आज आप जल्दी घर आ गए फैक्ट्री से। हाँ बेटा, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी ना मेरी, इसलिए। आज तुम स्कूल गई थी? हाँ गई थी ना बाबा। अच्छा तो इधर आ मेरे पास बैठो। क्या हुआ है स्कूल में? आज तो मिस बहुत गुस्से में थी, सबको छड़ी पड़ी। तुमको भी पड़ी? हमको काहे पड़ेगी, हम तो सब पढ़ के गए थे। शाबाश मेरी बच्ची। मनीषा, ये क्या बेवकूफी है? दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? अभी तो उतारे थे अम्मा। कहाँ उतारी है? लो खड़ी हो, खड़ी हो। अरे जाने दो, घर में ही तो है। हाँ आप तो यही चाहेंगे ना दुपट्टा ना पहने। क्या बोली तुम? वही जो आपने सुना है। मनीषा जाओ, जाओ अंदर कमरे में। और तुम मनीषा को इतना ज्यादा अपने पास मत बिठाया करो जो तुम दारू पी रहे हो। एक थप्पड़ हाथ लगा के दिखाओ जरा मुझे। गरीबों ने जो भी कहा है वो सच है सर। हमारा एक दोस्त है जयंत, वो शहर में रहता है और उसका गेस्ट हाउस भी है, तो हमें जब भी मौका मिलता है हम उसके गेस्ट हाउस चले जाते हैं। और फिर क्या सर, हमारी बीवी को मत बताइएगा प्लीज़। हम साथ वहाँ पीते हैं और जयंत वहाँ लड़कियों का इंतज़ाम करता है और फिर हम लोग। ये जयंत रहता कहाँ है? बलिया सर। योगेश, बलिया पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो और उनसे कहो कि जयंत के बारे में जानकारी हासिल करें। पर जयंत की बीवी को भी
इन सब के बारे में पता नहीं है सर। कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा। जयंत, रजत ने हमें सब कुछ बता दिया। अब तुम हमें बताओ कि माजरा है क्या। मैं सच कह रहा हूँ साहब, उस दिन हम लोग मेरे गेस्ट हाउस पे ही थे। वहाँ पे शराब पी रहे थे और फिर 2 लड़कियाँ बुलाई थी, उनके साथ। ठीक है, जाओ। योगेश। यस सर। उस इलाके में जाके उन 2 लड़कियों के बारे में मालूम करो, पता करो कि ये जो कह रहा है सही है या गलत। ओके सर। चल निकल निकल। पूजा। सर, मैंने पता किया है, उन दोनों प्रोस्टिट्यूट के बयान के हिसाब से ये दोनों जयंत के गेस्ट हाउस में थे। जयंत और रजत के बयान में कोई फर्क नहीं था। ये आखिरी 2 जो शक के घेरे में थे, इनके पास मौका वारदात पर ना होने की भी वजह थी। यहाँ दुहारू से भी पूछताछ की गई और उसने भी माना कि वो भी उसी ब्रांड की शराब पीता था, मगर उसके पास खरीदी हुई बॉटल्स तक मौजूद थी। उसकी पत्नी ने भी लेडी कांस्टेबल के सामने ये बयान दिया कि उसकी और दुहारू की सेक्स लाइफ अब भी एक्टिव थी। रूपलता झूठ बोल रही थी, पर यह झूठ वो अपने पति को बचाने के लिए बोल रही थी, कुछ छिपाने के लिए या फिर अपने आप को शर्म से बचाने के लिए बोल रही थी। ये जानना आसान नहीं था। एक नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ था, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी ना तो कोई गवाह मिला था और ना ही कोई गुनहगार। और तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरा गांव कांप उठा। क्या मेरे बेटिया कुछ बोल। तुम लोग आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर। यही सबूत हमें सरिता के क्राइम स्पॉट से भी मिले थे। कहीं ऐसा तो नहीं मनीषा का कातिल और सरिता का रेपिस्ट एक ही हो? या फिर यह भी हो सकता है कि कोई सबूत यहां रख के किसी को फंसाना चाह रहा हो? अरे भैया वो देखो, वो पगली फिर आ गई। अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तब भी हम इसके साथ कुछ नहीं करना चाहेंगे। इस पगली के साथ कोई क्या करेगा? सरिता! एक, वो, 3। इसका मतलब 3-4 लोग। ये देखो, मनीषा की रिपोर्ट में भी वही लिखा है जो सरिता की रिपोर्ट में लिखा था। सीमेन हमें वहां भी नहीं मिला था, यहां भी नहीं मिला है। सरिता की मेडिकल रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने मल्टीपल पेनिट्रेशन का जिक्र किया है, जो इस रिपोर्ट में भी किया हुआ है। यू आर राइट सर। और क्राइम सीन से भी उसी ब्रांड के सिगरेट बट्स और विस्की की बोतल। इसके सिर्फ 2 मतलब हो सकते हैं। या तो ये क्राइम उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने सरिता के साथ दुष्कर्म किया था, या फिर किसी ने हमें मिसगाइड करने के लिए इस क्राइम सीन को बिल्कुल वैसा बनाने की कोशिश की है ताकि हम इस धोखे में रहें कि ये दोनों क्राइम्स एक ही गैंग ने किए हैं। सर, फर्क सिर्फ इतना है कि मनीषा को चाकू जान लेने के लिए मारा गया था, जबकि सरिता की जान लेने की कोशिश ही नहीं की गई। क्योंकि मनीषा अपने बलात्कारियों को पहचान सकती थी। सरिता की दिमागी हालत ठीक नहीं होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ये बार शोर कैसा है? लगता है गांव वाले फिर से इकट्ठा हो गए मनीषा के केस को भी बंद करने के लिए।
आओ। साहब से मिलना है तो हमको जाने दीजिए। क्या बात है, अब क्यों आए आप लोग? हम सब आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। साहब, पिछली बार हम लोग आए थे कि आप सरिता का केस बंद कर दें, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि आप जितनी पूछताछ करना चाहते हैं हम सारे गांव वालों से कर सकते हैं। हम सारे गांव वाले आपके साथ में। क्यों भाई, साथ में हो ना? साहब, हमसे जो भी मदद पड़ेगी हम करेंगे आपको, और जिसने भी ये कुकर्म किया ना उसे छोड़िएगा मत। हाँ साहब, दुहारू भैया की बिटिया हमारी बिटिया जैसी थी। दुहारू की बिटिया आपकी बिटिया जैसी है, और रघु की बेटी क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिमागी तौर पर कमजोर है इसीलिए आप लोगों ने मोर्चा निकाला था उसका केस बंद करने के लिए? हमसे गलती हो गई साहब, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आपसे। माफी ही मांगनी है तो रघु से मांगो, उसकी बेटी सरिता से मांगो, क्योंकि अगर उस वक्त आप लोगों ने मोर्चा नहीं निकाला होता तो आज मनीषा के साथ ही हादसा हुआ ही ना होता। हवलदार, भेजो इन सबको। साहब बात तो सुनिए साहब। साहब सुनिए ना साहब। क्या हुआ बेटी? ये सिगरेट का ब्रांड कौन लेता है? क्या है ना साहब, ये ब्रांड थोड़ा महंगा है ना, इसको शहर से मंगवाना पड़ता है। अच्छा, से खरीदता कौन है? इस ब्रांड को अक्सर रजत साहब मंगवाते हैं। चाहते कहाँ हैं आप लोग? और किस केस की तहकीकात कर रहे हैं? सरिता के रेप की या फिर मनीषा के मर्डर की? तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। देखिए सर, अब हम आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे। पहले ही उस पगली के चक्कर में आप हमसे बहुत सवाल जवाब कर चुके हैं। हमको ये प्रूव करना पड़ रहा है कि कहाँ थे हम। मतलब पूरे गांव में हम ही आपको बलात्कारी लग रहे हैं का? और बाद में फिर हमको प्रूव करना पड़ेगा कि मनीषा के मर्डर के वक्त कहाँ थे हम। एक बात बताइए हमको, ये लड़कियों को अकेला घर से बाहर काहे निकले देते हैं? कि इनके साथ कुछ हो जाए? बिना दुपट्टा के इतना मटक मटक के चलेंगी तो यही होगा ना? रजत जी, अगर आपकी अम्मा बिना दुपट्टा के घूमेगी तो आपका मन डोल जाएगा। रजत जी, वो बच्चियां थी, देखिए इसे, अपनी पूजा को देखिए एक बार, इसके साथ कुछ होगा तो। उस शाम हम ऑफिस में ही थे सर। अरे यार तुम भी ना, एक बार फंस गए तो क्या हर बार फंस जाएंगे? यार बहुत मन कर रहा है। जी मैं करवाता हूँ, जल्दी करवाता हूँ। क्या चल रहा था? कुछ नहीं, एक लास्ट ऑर्डर था, वही ले रहा था। आप हमें मंदिर ले जाने वाले थे रजत जी, फिर से भूल गए ना तुम? अरे मेरे तो ध्यान से निकल गया। चलो फटाफट चलते हैं। चल। उस दिन ही हमें मंदिर लेके गए थे, हमें पूजा में थोड़ा टाइम लग गया, उसके बाद इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया मंदिर से। कितने बजे घर छोड़ा था इन्होंने आपका? करीब 4:30-5 बजे। मनीषा के साथ भी जो हादसा हुआ वो करीब 5:30 बजे ही हुआ था। आप इन्हें घर छोड़कर कहाँ गए थे? सर मैं वापस फैक्ट्री गया था कुछ पैसे निकालने के लिए, वो अगले दिन मुझे बैंक में जमा कराने थे। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप वॉचमैन से पूछ सकते हैं। हमें जिससे पूछना होगा हम पूछ लेंगे, तुम बस ये ध्यान रखो कि तुम जो कह रहे हो वो सच हो। सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप मेरा भरोसा कर सकते हैं। आप सच बताइए मुझे, इन सब में आपका कोई हाथ तो नहीं है ना? नमस्ते सर। नमस्ते रघु, कैसे हो? ठीक है सर। सरिता कैसी है? ठीक नहीं, थोड़ा दर्द रहता है और हादसे के बाद कभी भी दौरा पड़ जाता है। तो डॉक्टर को दिखाओ। जी, कुछ पता चला साहब? नहीं रघु, अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं।
हम लोग सोच रहे थे कि ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं। बड़ी बेइज्जती महसूस होती है अभी। लेकिन क्यों? मनीषा की हत्या के बाद अब तो गांव वालों की सोच भी बदल गई है। हाँ वो तो है। कल सरिता सारा दिन बाहर थी पर किसी ने कुछ कहा नहीं। ना ही किसी ने गाली दी, ना ही पत्थर मारा। नहीं तो बिना कुछ कहे, बिना गाली दिए कोई वहां से जाता ही नहीं था। लेकिन दौरा तो फिर भी पड़ गया साहब, डर के मारे। ऐसे मुंह छुपा रही थी सबको देख। कौन कौन लोग थे वहां जिन्हें देखकर सरिता को दौरा पड़ा? मनीषा के नाम की पूजा करके लौट रहे थे वो। दुहारू, महाजन, मरियासी, यही सब गांव वाले। नाम लिखवा दो उनके। जी सर। रघु, ये मनीषा का जब बलात्कार और खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? मालती की तबीयत ठीक नहीं थी और हम बिटिया के साथ बाहर गए थे। ठीक है, तुम नाम लिखवा दो और जाओ। जी सर। सर आपको रघु पर शक है? शक नहीं है, बस एक ख्याल है। क्योंकि रघु की दुहारू से दुश्मनी थी, क्या पता बदला लेने के लिए। और सर ये उन गांव वालों को बुलाना जिनको देखकर सरिता को दौरा पड़ा था? क्या पता किसी खास चेहरे को देखकर उसे दौरा पड़ा हो। अब उसकी मानसिक हालत ऐसी तो है नहीं कि वो किसी शख्स पर हाथ रख के या उंगली उठा के ये कह सके कि इस आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया था। हाँ एक बात जरूर है, हो सकता है सरिता ही हमें अपने बलात्कारियों तक पहुंचा दे। रघु की जानकारी के बाद पुलिस ने उन सभी गवाहों को पुलिस स्टेशन बुलवाया जो रघु के घर के सामने से गुजरते थे, क्योंकि उनमें से ही किसी को देखकर सरिता बहुत डर गई थी। बताते हैं सब बताते हैं साहब। लेकिन हम अकेले नहीं थे साहब, और हमारा कोनो इरादा भी नहीं था। हम तो शाम को अपने घर की तरफ जा रहे थे। सुनिए, ये गरीबों कहाँ पर है? वो वहां पर है। क्या गरीबों? क्या? रुक जा। मरियासी सही कह रहा था साहब, दोनों वो दारू पीने के लिए बैठे थे। हमको अचानक झाड़ियों पे आवाज आई और जाके देखा तो इधर से आवाज कुछ। अरे पीने के बाद साले तुमको संगीत दिखता है। नहीं कुछ तो है भाई यार। उठो उठो देखते हैं। साहब मेरी बात सुनिए साहब। साहब मैंने नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मेरी बात सुनिए साहब। साहब मेरी बता, बोल। साहब मेरा दिमाग खराब हो गया था साहब, पगला गया था। एक कॉन्डम देना। हाँ ले, ऐश कर। सारी दुनिया ऐश कर रही है और हम
कंडम बेच रहे हैं। हाँ दादा बोल। ठीक है, एक काम कर, तेरी माँ को दे। हाँ सुन, आज जरा तैयार है ना? तैयार है ना? मूड में आ रहे हैं। आज सल्ला मान जाए, हम भी थोड़ा ऐश करेंगे। अरे हमारा कॉन्डम कहाँ गया? हवाई जहाज, बड़ा वाला हवाई जहाज उड़ाएंगे, बड़ा वाला। हाँ हाँ चलो चलो, बड़ा वाला अपन चलते हैं। हाँ अपन बड़ा वाला हवाई जहाज, बड़ा वाला हवाई जहाज उड़ाएंगे। चलो, और बड़े बड़े हवाई जहाज। इधर आ जा, चल चलो 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 चलो। भैया का हुआ? हाँ ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे हम? हाँ देखो, कल दुकान पे आ जाना, कुछ पैसे दे देंगे तुमको, ठीक है? चलो 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 घर चलो। पैसा है? ये जो आप कांड किए हैं ना, बचेंगे नहीं। कैसा? लड़की किसी को बोल दी तो? ये तो पगली है, इसको क्या पता कौन किया, कैसे किया? इसको क्या समझ में आएगा? किसको बताएगी ये? अरे तो बोल भी नहीं सकती है ना। कल दुकान पे आ जाना, पैसा दे देंगे। चलो 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 चलो, चलो। दुकान पे आ जाना। क्या है भाई, हम लोग तो कुछ और ही सोच रहे थे। पागल हो का? वो इतना बहुत संभाल नहीं पाएगी। तुम्हारे जैसे राक्षस को संभाल लिया, हम लोगों को नहीं संभाल पाएगी क्या? चुप बोला मत देखो। अरे थोड़ा हमरे लोगों का भी फायदा होने दो ना। हम घर चलते हैं, तुम करो चुपचाप। तुम कहाँ जा रहे हो भैया? अभी रुको, हम दोनों जा रहे हैं अंदर, आप झाड़ी के बाहर पहरा दो। हाल है क्या हम? हाँ जाओ। चल हाँ जाओ जाओ जाओ, जाओ तो। जब गरीबो तुम्हारे साथ इस दुष्कर्म में शामिल था, तो फिर कंडोम खरीदने वालों की लिस्ट में उसका नाम क्यों डाला तुमने? जब आप हमसे पूछताछ करने आए थे तो हम बहुत डर गए थे। हमने गरीबों के साथ मिलकर प्लान बनाया। गरीबों, आज पुलिस आई थी दुकान पे। पुलिस? काय? कह रही थी कि हफ्ते भर में जितने लोग ने कंडोम लेके गए थे सबका नाम बताओ। हाँ तो सच बोल दो, दे दो नाम। दम मार के आया होगा। अरे तुम्हारा नाम देंगे तो हम नहीं फंसेंगे क्या? अरे टेंशन काहे ले रहे हो? हमसे पुलिस पूछेगी तो हम कह देंगे किसके लिए लेके गए थे। किसके लिए लेके गए? हमरे साहब के लिए, उन्हीं के लिए तो लेके जाते थे। हाँ। और फिर मनीषा को देखकर तेरे दिमाग में शैतान सवार हो गया? नहीं साहब, मनीषा बिटिया के साथ हमने कुछ नहीं किया, उसे छुआ भी नहीं साहब। हमने कसम खा ली साहब कि हम कुछ नहीं करेंगे। हमने तभी कसम खा ली थी साहब। तो मतलब तूने मनीषा का मर्डर नहीं किया? वो तो हमारी बिटिया जैसी थी, हम उसको नहीं मारे साहब। इन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर झूठ बोल रहा है। और सर वो विस्की की बोतल और सिगरेट रजत यूज करता है। जी कहिए। तुम फैक्ट्री में बैठ के शराब पीते हो ना? जी, पर कभी कभी। हमारे पास तुम्हारी फैक्ट्री का सर्च वारंट है। चाकू किसका है? यही है ना वो चाकू जिससे तुम लोगों ने मनीषा का कत्ल किया? बोलो। साहब
हमने इसको बहुत मना किया था कि मारो मत, लेकिन इसने हमारी एक भी नहीं सुनी। और जब मनीषा कुएं से पानी भर के घर पे जा रही थी तब हम लोगों की नज़र उस पर पड़ी। अरे यार मनीषा, कहाँ जा रही हो? अरे चाचा पानी लेने आए थे, अभी घर जा रहे हैं। अरे तो यहाँ से कहाँ घर जा रही हो? वहाँ चलो, छोटा रास्ता है, आ जाओ। अरे पर यहाँ से थोड़ी कोई रास्ता है। इनसे पूछ लो, बताओ। हाँ, इधर बहुत छोटा रास्ता है, हम तो रोज जाते हैं। अरे घर इधर है तो रास्ता यहाँ से कैसे होगा? देखो गली नजर आ रही, सीधे घर की तरफ। अरे चाचा क्या बोल रहे हो? यहाँ से थोड़ी। अरे चाचा, अरे हम रोज जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? तब हमको ख्याल आया कि इस सरिता की तरह पगली तो है नहीं, हम लोगों के बारे में सबको कहीं बता ना दे तो। और उस जगह पे रजत साहब का दारू की बोतल और सिगरेट वहीं पे डाल दी, जिससे कि शक उन पे जाए। माफ कर दो साहब, तुम लोग जितने होशियार बनते हो ना उतने हो नहीं, क्योंकि जुर्म की तो फितरत ही है, करने वाले को भी नहीं बख्शता वो। माफ कर दीजिए। इस सामाजिक भेदभाव की वजह से एक ऐसी बच्ची की जान गई जिसका कोई दोष नहीं था। अगर गरीबों और मरियासी जैसे दरिंदों की गलती है तो गलती पूरे गांव की भी है। अगर सरिता की मानसिक स्थिति की वजह से उसका बहिष्कार कर अपने बच्चों के साथ ना खेलने देने की बजाय अगर उसे अपनाया होता, उसे प्यार दिया होता, तो महाजन जैसे दरिंदों की हिम्मत ही नहीं होती उस पर हाथ डालने की। जरूरत है सोच को बदलने की, बहिष्कार करने की नहीं, अपनाने की। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। नेकदिल इंसान किसी से धोखा खाने के बावजूद भी अक्सर यही कहता है कि गलत इंसान नहीं, गलत हालात होते हैं। लेकिन अगर इंसान ही गलत हो तो क्या वो किसी को अच्छे हालात दे सकता है? तुम गलत कर रही हो। रितेश, कोई अगर अपनी गलती सुधारना चाहता है तो उससे मुंह मोड़ लेना भी गलत है ना बेटा? हाँ माँ, लेकिन तुम मुंह साधने को मौका दे रही हो। इसने 15 साल से तुम्हारी कोई खबर नहीं ली। तुम्हारी जगह तो कई साल पहले ही ले ली थी, लेकिन तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? उन्होंने खुद फोन करके बुलाया हमें यहाँ। अरे अंदर कहाँ जा रही हो? बाहर जाओ। जाने दीजिए हमें। अरे तू कांति जी, अरे कोई नहीं है। कांति जी, कांति जी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। माँ, मैंने कहा था तुमसे, जिस इंसान की फितरत धोखा देने की हो वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना, उस औरत से तेरे पापा का पश्चाताप सहन नहीं हुआ और उसी ने उनके साथ कुछ, उनका फोन भी नहीं लग रहा। मुझे तो बहुत फिक्र होने लगी। सर, एक कचरा बीनने वाले को कचरा बीनते समय एक आदमी का सर कटा मिला है। यहाँ आइए। हटो सामने से। सर कटा मिला है तो बाकी के बॉडी पार्ट्स भी यहीं कहीं फेंके होंगे। पूरा एरिया स्कैन करो। सर
सर यहाँ आइए सर। सर, बॉडी पे सुन्नत किया हुआ है, यानी कि मरने वाला मुसलमान है, और उसके हाथ का टैटू पे जो ईमान लिखा है, हो सकता है उस आदमी का नाम ईमान हो। हाथ पे गुदा नाम उसके किसी करीबी का भी तो हो सकता है। शहर के सारे थानों में पता करो कि क्या किसी की मिसिंग कंप्लेन ईमान नाम से ताल्लुक रखती है। सर, 31 मई 2016 को सूरत के एक डंपिंग ग्राउंड में पुलिस को एक कटा हुआ सर और एक धड़ मिला। डेड बॉडी की बाजू पर ईमान नाम का टैटू और सुन्नत होने से पुलिस को ऐसा लग रहा था कि लाश किसी मुस्लिम व्यक्ति की है। पुलिस डेड बॉडी की पहचान में जुटी थी कि 2 दिन बाद एक महिला अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आई। साहब, 3 दिनों से उनका फोन नहीं लग रहा है। नाम क्या है आपके पति का? कांतिलाल पटेल। कोई फोटो लाई है उनकी? जी। दिखाइए। सर, इसका मतलब 2 मर्डर हुए। सर, कांतिलाल का है और धड़ किसी और का। अगर ऐसा है तो फिर उस धड़ का सर और कांतिलाल के बाकी बॉडी पार्ट्स क्यों नहीं मिले? एक काम करो, उस एरिया को फिर से स्कैन करो। सर, जमुना बहन ने कटे हुए सर की पहचान अपने पति कांतिलाल से तो की, लेकिन उसने धड़ को अपने पति का मानने से इनकार कर दिया और जल्द ही फोरेंसिक रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। देखते ही देखते ये केस दोहरे हत्याकांड में बदल गया। पुलिस को लग रहा था कि ये दोनों हत्याएं एक साथ हुई हैं। कांतिलाल की पहचान हो चुकी थी और अब पुलिस उस अज्ञात लाश की पहचान में जुटी थी जिसकी बाजू पर ईमान नाम का टैटू गुदा था। सर, सूरत और आसपास के जिलों में कुल 13 मुस्लिम परिवारों ने अपने रिश्तेदारों की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई है, लेकिन उसमें से किसी का भी ईमान नाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ईमान नाम का इस अज्ञात लाश से ताल्लुक जरूर है। कांतिलाल भी जानता था इसे शायद। दोनों का मर्डर एक साथ हुआ है। चलिए माना आप ईमान को नहीं जानती, लेकिन कांतिलाल का किनसे मिलना जुलना था? उनसे मिलने कौन लोग आते थे बताइए तो सही हमें प्लीज। मेरे पति मेरे साथ यहाँ नहीं रहते थे। फिर कहाँ रहते थे? दरअसल 15 साल पहले मुझे और मेरे बेटे को उन्होंने घर से बाहर निकाला था। पर साहब, उस बात का पछतावा हो गया था उन्हें। और कितनी परीक्षा लेगी जमुना? अब माफ भी कर दे मुझे। परसों 30 तारीख है, तू आएगी ना? मैं 30 तारीख को उनके पास गई थी, लेकिन मासूमा ने मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दिया। मासूमा कौन? उनकी प्रेमिका थी, जिसके साथ कई सालों से रह रहे थे। ये मासूमा मुसलमान है? जी, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन किसी ईमान को नहीं जानती और न ही कांति जी का किसी ईमान से ताल्लुकात था। अगर सारे राज जानती हो उनके तो ये भी पता होगा ना कि उनका मर्डर किसने किया। वही जो उनसे नफरत करती थी। जमुना मैम की तरफ इशारा है तुम्हारा? हाँ, लेकिन उनका बेटा रितेश भी कुछ कम नहीं था। वो तो कांति जी के नाम से भी नफरत करता था। अगर तुम कांति से इतना प्यार करती थी तो तुमने उनकी मिसिंग कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज करवाई? कहीं तुमसे खून तो नहीं हो गया मासूमा? इसीलिए उस दिन जब जमुना मैम तुम्हारे घर आई तो तुमने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया क्योंकि कांतिलाल की लाश पड़ी थी, है ना? नहीं सर, उस दिन तो मैं शहर में ही नहीं थी। मैं तो 30 तारीख को लौटी हूँ, लेकिन जब मैं घर लौटी तो कांति जी थे ही नहीं घर पे। उस दिन जमुना का आना, आपको कंप्लेन करना, मुझे तो लगता है उसकी सोची समझी चाल थी। कहाँ गई थी तुम? जी, मैं लखनऊ गई थी। कांति जी ने ही मुझे भेजा था। सुनो मासूमा, तुम बहुत महीनों से अपने घर नहीं गई हो। आओ, चली जाओ लखनऊ।
मैं भी यहाँ कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूँ। वो अपनी मर्जी के मालिक थे। वो जो कहते पत्थर की लकीर हो जाता। सुनिए, आपके लिए खाना बना के रख दिया है, खा लीजिएगा। चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ। और सुनो जी, 30 तारीख तक वापस आ जाना। उन्होंने तुम्हें 30 तारीख को ही लौटने को क्यों कहा? क्योंकि वो उस दिन उस रिश्ते की बरसी मनाते हैं जो उन्हें कोई खुशी नहीं दे पाया। हाँ, 27 साल पहले इसी दिन हमारी शादी हुई थी। वो चाहते थे कि हमारे नए रिश्ते की शुरुआत भी उसी दिन हो जाए। मगर मासूमा का तो ये कहना है कि वो उनसे शादी करना चाहते थे, आपको तलाक देना चाहते थे। नहीं, लेकिन इन्होंने अपना इरादा बदल दिया था। आप मुझे तो वापस बुला रहे हो, लेकिन आपने मासूमा को जो उम्मीदें दी है उसका क्या? वो भी तो एक औरत है। आपने मेरे साथ जो किया वही आप उसके साथ। उन्होंने कहा था कि मासूमा को उसका हक देकर वो उसको विदा कर देंगे, लेकिन मैं जब गई तो मासूमा उधर ही थी। और कार्ति जी, हेलो। क्या पूछा पुलिस ने? कुछ नहीं, मिलकर बताती हूँ। बच्चे के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, लेकिन बच्चे का करना क्या है? मार डालो बच्चे को। नहीं, मैं नहीं कर सकती। नहीं सती। मर गया इसका बाप, लेकिन तेरी ममता नहीं मरी। सुन, अब मैं जैसा बोलता हूँ ना वैसा कर। मैं सच बोल रही हूँ। सर, कांतीलाल का फोन 29 तारीख की शाम से बंद है और उसके फोन की लास्ट लोकेशन उसके घर की थी, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे साफ हो कि उसकी हत्या उसके घर पर ही हुई हो। कॉल रिकॉर्ड्स में कोई ऐसा नंबर मिला जिससे ईमान का क्लू मिलता हो? सर, मैंने हर नंबर की पहचान निकाली, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिसका नाम ईमान हो या ईमान नाम से ताल्लुक रखता हो। ईमान का ताल्लुक मासूमा से भी तो हो सकता है। उसके भी कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और पता करो कि 30 तारीख तक ये वाकई लखनऊ में थी या नहीं। कांतीलाल के पड़ोसियों से पूछताछ करो। सर, एक बात और, कांतीलाल का छोटा भाई मुकेश उधना में रहता है और 29 तारीख की शाम उसके नंबर से कांतीलाल को फोन हुआ था। हाँ, कांती भाई से मेरी बात हुई थी। वो मेरी सलाह लेना चाहते थे। कैसी सलाह? दरअसल वो मासूमा से शादी करना चाहते थे, पर जमुना भाभी की वजह से कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि उन्हें मासूमा से शादी कर लेनी चाहिए। अपनी भाभी से ज्यादा उसकी सौत के शुभचिंतक हैं आप शायद। शुभचिंतक तो मैं अपने भाई का हूँ। जमुना भाभी के साथ वो कभी खुश नहीं थे। वो उन्हें डिवोर्स भी देने वाले थे, अपने वकील से भी मिल रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसी ईमान नाम के आदमी को जानते हैं जिसका आपके भाई से, आपकी भाभी से या मासूमा से किसी तरह का कोई कनेक्शन? ईमान? जी, मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं। कांतीलाल की हत्या के रहस्यों में पुलिस बार बार ईमान का कनेक्शन तलाश रही थी। पुलिस को लग रहा था कि इस केस में लीड उन्हें तभी मिल पाएगी जब वो उस अज्ञात लाश की पहचान कर पाएंगे जिसकी बाजू पर ईमान नाम का टैटू गुदा था, और पुलिस उसकी पहचान के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। सर, सूरत और आसपास के जिलों में ईमान नाम का डेटा निकलवा के भी पूछताछ की, लेकिन कोई लीड नहीं मिली और मासूमा के कॉल रिकॉर्ड में ईमान का कोई कनेक्शन नहीं है। और ये बात भी सही है कि 23 मई से 29 मई की सुबह तक मासूमा लखनऊ में थी। ये भी तो हो सकता है ना कि ईमान का लखनऊ से कोई ताल्लुक हो। एक काम करो, मासूमा जिस ट्रेन से सूरत आई थी पता करो उसके साथ कोई आदमी भी आया था क्या। एक सर्च टीम लखनऊ भिजवाओ और लखनऊ में मासूमा का जहां जहां आना जाना है वहां ईमान से जुड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो। कांतीलाल के लॉयर का पता चला? सर, अभी वो बड़ोदरा में, शाम तक सूरत पहुंच जाएगा। सर, कांतीलाल के पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि 29 तारीख को कांतीलाल का बेटा रितेश उसके घर गया था। सर, दोनों बाप बेटे में काफी झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि रितेश ने कांतीलाल को जान से मारने की धमकी भी दी। कांतीलाल से शिकायत तो बहुत होगी तुम्हें। 15 साल पहले तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम्हें भी छोड़ दिया उसने। जी, अफसोस रहेगा मरते दम तक कि वो मेरे बाप थे। इस बात का अफसोस नहीं है कि तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है? सर, उनका श्राद्ध मैंने 15 साल पहले कर दिया था। तो 29 तारीख को कौन सा कर्म कांड अधूरा रह गया था जिसे पूरा करने गया था अपने बाप के घर? बेटा रितेश,
आओ अंदर आओ। मैं अंदर आने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही कोई रिश्ता बनाने आया हूँ यहाँ पर। सिर्फ समझाने आया हूँ कि मेरी माँ को बहलाना फुसलाना बंद कर दो, नहीं तो कोई दुख नहीं होगा मुझे अपनी माँ को विधवा बनाने में। मतलब तुम मानते हो कि तुमने अपने बाप को जान से मारने की धमकी दी थी? सर मैं गुस्से में था, मैंने बोल दिया गुस्से में। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपने बाप को ये कहने गया था कि वो आगे से मेरी माँ को ना बुलाएं अपने पास। तेरी माँ तो खुद रहना चाहती थी ना उनके साथ, तुझे क्या प्रॉब्लम थी? या वो भी नाटक कर रही है और असलियत कुछ और है? सर आप मुझ पर और मेरी माँ पर सवाल उठाना बंद कीजिए और कांतिलाल की असलियत पता कीजिए। वो इंसान सिर्फ अय्याश नहीं, जुआरी और शराबी भी था। सिर्फ एक मासूमा ही नहीं, ऐसी कई सारी लड़कियां मेरे बाप की जिंदगी में आई जिनकी अय्याशी के चक्कर में उन्होंने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी खराब कर दी। जब मैं 10 साल का था तब उन्होंने मेरी माँ को उनके ऑफिस में काम करने वाली सेक्रेटरी के लिए छोड़ दिया था। और सर वही नहीं, उसके बाद भी कई सारी लड़कियां मेरे बाप की जिंदगी में। तो इस बार क्या हो गया कि उनकी सारी जातियां भूल के भी तेरी माँ उनके साथ रहना चाहती थी, मासूमा के उनकी जिंदगी में रहने के बावजूद? सर मुझे नहीं पता कि कांति भाई मासूमा से शादी करने वाले थे, लेकिन हाँ वो अपनी पत्नी जमुना बहन को तलाक देना चाहते थे और जमुना बहन उन्हें तलाक देने के लिए तैयार भी थी। जमुना बहन तैयार थी? जी हाँ, ये देखिए तलाक के पेपर्स, इन्हें जमुना बहन ने साइन करके दिया है, लेकिन फिर कांति भाई ने केस फाइल करने से मना कर दिया। क्यों? ये तो पता नहीं, बस अचानक एक दिन मुझे फोन किया, बोले कि केस होल्ड करो। आप किसी ईमान नाम के आदमी को जानते हैं जिसका कांतिलाल जी से मिलना जुलना? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं। आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हो सर? मैं तो कांति जी से प्यार करती थी। लेकिन शायद उन्हें समझ आ गया था कि तुम उनकी बीवी बनने लायक नहीं हो, इसलिए जमुना बहन से डिवोर्स पेपर्स पे साइन कराने के बाद भी उन्होंने तलाक का इरादा बदल दिया और तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहा। वापस नहीं बुलाया, तुम खुद वापस आ गई और इससे पहले कि कांतिलाल और जमुना बहन एक होते तुमने उनका मर्डर कर दिया। सर मैंने मर्डर नहीं किया है और कांति जी ने डिवोर्स पेपर होल्ड पे क्यों रखे थे वो मैं नहीं जानती, लेकिन वो जमुना को अपनी जिंदगी में वापस बुलाना नहीं चाहते थे। हाँ ये बात सच है कि वो मुझे तलाक देना चाहते थे और उनके कहते ही मैंने तलाक पेपर साइन भी कर दिए थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने वापस आपको अपनी जिंदगी में बुला लिया? साहब कुछ रिश्तों की अहमियत अलगाव के बाद ही समझ में आती है। रिश्ता तो खत्म हो गया, लेकिन मैं तुम्हारी और रितेश की हर जरूरत को आप फिक्र ना करें, मैंने अपने बेटे रितेश को इतना काबिल बनाया है बुढ़ापे में अपनी माँ का सहारा बन सके। तुम अभी मुझसे कुछ मांगोगी नहीं? आज तक जिसने सिर्फ अपमान दिए उनसे कुछ भी मांगकर अपनी ही नजरों में गिरना नहीं चाहती मैं। एक बार मैंने आपसे शराब छोड़ने की मांग की थी, आपने मेरा खाना बंद करवाया। आपके लिए तो मेरी भावनाओं को कोई मोल नहीं है और इसीलिए अब अलग होने का भी मुझे कोई मोल नहीं चाहिए। और अगले ही दिन उन्होंने मुझे फोन किया। हेलो हेलो जमुना, तुमने मेरा गुरूर पूरी तरह से तोड़ दिया है और मुझे 27 सालों बाद एहसास हुआ है कि दुनिया की हर औरत मर्द से ज्यादा महान होती है। जमुना मैं अब डिवोर्स केस फाइल नहीं कर रहा हूँ और मैंने तय किया है कि बाकी की जिंदगी तुम्हारे और रितेश के साथ गुजारूंगा। प्लीज जमुना मुझे माफ कर दो, लौट आओ मेरे पास प्लीज। 2 महीने पहले ही वो मुझे बुलाना चाहते थे, मैंने हाँ नहीं कहा। उनको आजमाने से डर रही थी, लेकिन लगातार वो प्रार्थना करते रहे। उन्होंने शराब तक छोड़ी, मैं मान गई, लेकिन हमारे रिश्ते पर ऐसा ग्रहण था कि हमारी किस्मत में अलग होना ही लिखा था। सर मासूमा जिस ट्रेन से सूरत आई थी उसके रिजर्वेशन डेटा में ईमान का कोई लीड नहीं मिला। मासूमा अकेले सूरत आई थी और उसके आने जाने का टिकट खुद कांतिलाल ने अपने एजेंट से करवाया था। और सर तलाक के पेपर साइन करने के बाद कांतिलाल जमुना को सिर्फ कॉल ही नहीं बल्कि जमुना से मिलने उसके घर भी जा रहा था। जब कांतिलाल दोनों ही औरतों को भरोसा दे रहा था तो आखिर उसका भरोसा तोड़ा किसने? क्या रितेश ने, जो ये नहीं चाहता था कि उसकी मां कांतिलाल के पास जाए, या मासूमा ने जिससे जमुना बहन की वापसी बर्दाश्त नहीं हुई, या कांतिलाल और जमुना बहन की फोन कॉल्स और मुलाकातों का राज
पश्चाताप नहीं, कुछ और था। सर, कांतिलाल की हत्या की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि उस आदमी की हत्या क्यों हुई जिसके हाथ में ईमान नाम का टैटू था। एक काम करो, पता करो कि कांतिलाल जहां जहां जाता था कहीं ये ईमान उसकी शराब और जुए का साथी तो नहीं था। कहीं कांतिलाल उसके मर्डर में बेकारी बलि का बकरा बन गया। और ये भी पता करो कि मासूमा के अलावा कांतिलाल के किन किन औरतों से चक्कर थे। हो सकता है उसकी अय्याशी उसके मर्डर का कारण बनी हो। क्या सोच रही है? एबॉर्शन करवा ले। मैंने इस शहर में अबॉर्शन करवाया ना तो पुलिस को पता चल जाएगा, और शहर से बाहर गई तो पुलिस को मुझ पर शक हो जाएगा। तुम्हारी वजह से मैं न घर की रही न घाट की। देख, मुझे मत कोस और एबॉर्शन करवा ले। अगर पुलिस पूछे तब बता देना कि ये बच्चा कांति भाई का था। पुलिस बेचारी और लाचार समझकर तुझे छोड़ देगी। अगर पुलिस को कुछ बताया तो मैं भी मरूंगा और तू भी मरेगी, समझी? सर, लखनऊ में मासूमा और ईमान का कनेक्शन ढूंढने के दौरान एक बात पता चली है। क्या बात पता चली? 2 महीने पहले भी मासूमा लखनऊ में थी और वहां के सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट थी। क्यों? बताया नहीं आपने क्या प्रेग्नेंट थी? कैसे बता दी? जिनका बच्चा था वही नहीं रहे तो मैंने अबॉर्शन करा लिया। अबॉर्शन करा लिया? जी। कांति का बच्चा था? और किसका होगा? पक्का? आप एक ही सवाल बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कांति का बच्चा नहीं था। लखनऊ के सर्वोदय हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी ना आप, आईवीएफ के जरिए प्रेग्नेंट हुई। कांति से भी यही झूठ बोला था ना तुमने कि वो उसका बच्चा था? बोलो। हाँ, झूठ बोला मैंने उनसे। और क्या करती, वो मुझसे शादी ही नहीं कर रहे थे। मैंने झूठ बोला तभी तो वो जमुना से तलाक लेने के लिए तैयार हुए। तुम्हारे इसी झूठ पे भरोसा करके कांतिलाल ने जमुना बहन से डिवोर्स के पेपर्स पे साइन तो करवा ली है, लेकिन जब उन्हें असलियत का पता चला तो वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना चाहते थे और जमुना बहन को लाना चाहते थे, और इसी रंजिश में तुमने उनका मर्डर कर दिया। मैंने उनका कत्ल नहीं किया है और वो इसे अपना ही बच्चा मानते थे। कांति को किसकी मदद से मारा? ईमान कौन था? मैं किसी ईमान को नहीं जानती और ना ही मैंने किसी की मदद ली है और ना ही मैंने कांति जी को मारा है। कांति जी की मौत से मुझे क्या मिलता? सब कुछ तो उनकी बीवी और उनके बच्चे का हो जाता ना। ये भी तो एक वजह हो सकती है ना कि चाहती तो तुम सब कुछ थी, लेकिन उनके रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैं उन्हें कैसे मारूंगी? जब उनका मर्डर हुआ तब मैं इस शहर में ही नहीं थी। इस औरत पे नजर रखो, ये अब भी हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। सर, कल बड़ौली पुलिस को नदी के किनारे कटा हुआ सर मिला है। काफी छानबीन करने के बाद भी उसकी बॉडी नहीं मिली। तुरंत फॉरेंसिक टीम से कांटेक्ट करो और पता लगाओ कि ये सर उस ईमान के टैटू वाले धड़ से मैच तो नहीं करता है। स्केच भी बनवाओ उसका। सर, पुलिस एक तरफ यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि हाल ही में मिला कटा सर क्या उस धड़ के डीएनए से मैच करता है जिसकी बाजू पे ईमान नाम का टैटू था, और दूसरी तरफ कांतिलाल की हत्या से जुड़े रहस्यों का भी पता लगाया जा रहा था। और फॉरेंसिक रिपोर्ट से आखिरकार पुलिस उस पड़ाव पर पहुंच गई जहां से कांतिलाल के साथ मिली अज्ञात लाश की पहचान करना आसान हो सकता था। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये कटा हुआ सर उस धड़ से मैच करता है जिस पे ईमान लिखा हुआ था। हालांकि सर काफी डिकम्पोज हो चुका है, लेकिन स्केच आर्टिस्ट ने उस सर का एक स्केच तैयार किया है। ये देखिए सर। इस स्केच को पिछले दिन हुई सारी मिसिंग कंप्लेंट से टैली करो। सर, पता चला है कि मासूमा अक्सर कांतिलाल के भाई मुकेश से मिलने उसकी दुकान पे जाया करती थी। कांतिलाल की हत्या के बाद भी उन दोनों को एक साथ देखा गया। दोनों के फोन सर्वेलेंस पे डालो। 2 कांस्टेबल लगाओ उन पे नजर रखने के लिए। कहां जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, मुझे सारी इंफॉर्मेशन की अपडेट चाहिए। सर, 3 दिन पहले उधना पुलिस स्टेशन में किशन शर्मा नाम के एक आदमी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। उसकी शक्ल इस केस से मिलती है। किशन शर्मा? मगर उस बॉडी की तो सुन्नत हुई है, उसका हिंदू नाम कैसे हो सकता है? सर, इसकी मिसिंग कंप्लेंट उसके किसी रिश्तेदार ने नहीं बल्कि एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अथॉरिटी ने लिखवाई थी।
सर किशन शर्मा बैचलर था, वो अकेला रहता था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए मैंने मिसिंग कंप्लेन लिखवाई। सर वो हिंदू था, मेरे पास उसके मैट्रिक से लेकर हायर डिग्री के सर्टिफिकेट हैं। कांतिलाल पटेल को जानते हैं आप? नहीं सर। गौर से देखिए इस फोटो को, इसे देखा है कभी किशन के साथ? नहीं सर। आफ्ताब उसका बहुत अच्छा दोस्त है सर, उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में। नहीं सर, किशन को मैंने कभी इनके साथ नहीं देखा और ना ही उसने मुझे कभी किसी कांतिलाल के बारे में जिक्र किया। अगर इसका नाम किशन था, ये हिंदू था, तो उसने हाथ में ईमान क्यों निभा रखा था और सुन्नत क्यों करवा रखा था इसने? सर कई महीने पहले किशन ने मुझे इस बारे में बताया था। ईमान? तू फितरत से बेईमान है, ये हाथ पे ईमान क्यों लिखवा रखा है? क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतर गया? ईमान मेरा पहला प्यार थी, मैं शादी करना चाहता था उसके लिए मैंने अपना धर्म भी बदल लिया, कृष्ण से कामिल बन गया, लेकिन उसने मुझे छोड़ दी। लेकिन ये निशानी मरते दम तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। और उसने मुझे बताया कि ईमान की शादी किसी और से हो गई थी, बस इसके अलावा उसने और कुछ नहीं कहा। किन लोगों से मिलना जुलना था उसका? किसी से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, वो तो यारों का यार था, लेकिन थोड़ा अय्याश भी था। क्लब, डिस्को, लड़कियां, सिगरेट, दारू सब उसके शौक थे। कभी उसके घर जाता था तो कोई ना कोई लड़की वहां से निकल रही होती थी। ये देखकर लगता नहीं कि तूने जिंदगी में कभी किसी सच्चा प्यार किया होगा। जब से ईमान ने मुझे धोखा दिया है ना, तब से किसी भी लड़की की मेरी आंखों में कोई इज्जत नहीं। सर मैंने किशन और कांतिलाल दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, इन दोनों के बीच कभी कोई कॉल नहीं हुई। मतलब कांतिलाल और किशन की हत्या का आपस में कोई लिंक नहीं है, ये दोनों अलग केस हैं। सर मुझे भी यही लग रहा है। किशन के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसे लास्ट कॉल एक सुषमा नाम की लड़की ने किया था, जो 2 महीने पहले तक उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी जहां पर किशन टीचर था। और जब से किशन का फोन बंद है, उसका भी फोन बंद है। लगता है घर में कोई नहीं है, पड़ोसियों से पूछताछ करो और चाबी वाले को। सर एक राज है जो मासूमा हमसे छुपा रही है। कैसा राज? सर मासूमा और मुकेश के बीच में एक फोन कॉल हुई थी जो हमने टैप की है। मना किया था ना मुझे फोन मत करना, क्यों बार बार घंटी बजा रही है? लेकिन की ऐसी तैसी। अब ना ही मुझे फोन करना, ना मुझसे मिलने की कोशिश करना, समझी? मासूमा को लेके आओ। सर अगर अब भी तुमने सच नहीं बोला तो सोच लो, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। पूरा घर चेक करो। आईवीएफ का आइडिया किसका था? मुकेश का? हाँ बोलो भगत। सर सुषमा के घर ताला लगा था, घर के अंदर ब्लड ट्रेसेस मिले। सुषमा के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि वो अपने पति सतीश अवस्थी के साथ यहाँ रहती थी। घर कई दिनों से बंद है और दोनों हस्बैंड वाइफ का फोन भी बंद है। मतलब मियां बीवी किशन की हत्या करके फरार हैं। दोनों के फोन सर्वेलेंस पे डालो। सर बाहर निकल साली, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम किसी का अच्छा कर भी नहीं सकते। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें पुलिस को नहीं दिया। हाँ इसीलिए, क्योंकि अपने यार के मर्डर में तू ही साथ थी। सर आजकल कांतिलाल का भाई मुकेश कांतिलाल के बेटे रितेश से बहुत मिल रहा है, और सर ये रितेश वही है जिसने 2 महीने पहले कांतिलाल को जान से मारने की कोशिश की थी। लेकर आओ उस रितेश को। सर साहब मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं कैसे समझाऊं आपको? 2 महीना पहले भी तूने कांतिलाल को मारने की कोशिश की थी। 27 मार्च गार्डन रेस्टोरेंट, याद आया कुछ? साले धोखेबाज!
धोखेबाज। अरे भाई क्या कर रहा है? क्या हुआ भाई? क्या हो गया साहब? मैं उस इंसान से नफरत करता था। मेरी माँ को डिवोर्स देने के बाद भी वो उनसे मिलते रहे, उन्हें एक फोन कॉल करते रहे। तब भी मैं उन्हें धमकी देने गया था कि वो आज के बाद मेरी माँ से कोई बात ना करें, और 29 मई को मैं यही बात कहने गया था मैं उनसे, लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं। मुकेश क्यों मिल रहा था तुझसे? साहब वो चाचा हैं मेरे, और मेरे बाप से कहीं बेहतर इंसान। वो कैसे? उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। भाभी, अब कांति भाई से एलमनी क्यों नहीं मांग रहे? एलमनी आपका हक है। सारी दौलत गैर औरतों पे लुटाता आया है वो। आपको क्या मिला? दर दर की ठोकरें। हम ठोकरें खा लेंगे मुकेश भाई, लेकिन अपना स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देंगे। ये मुकेश खुद को कांतिलाल का शुभचिंतक बता रहा था, पर एक तरफ मासूमा को और दूसरी तरफ रितेश और जमुना बहन को उनके खिलाफ जाने की सलाह दे रहा था। कुंडली निकालो इसकी। सर, जमुनाबेन पटेल सच बोल रही थी या झूठ, इस बात की पुष्टि का कोई प्रमाण नहीं था। कांतिलाल का बेटा रितेश भी सस्पेक्ट बनकर सामने आया था, और पुलिस को बार बार यह भी लग रहा था कि मासूमा का ईमान से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। कांतिलाल की हत्या की कई वजह सामने आई थी, लेकिन कांतिलाल के साथ मिली लाश की पुष्टि ना होने की वजह से पुलिस इस हत्याकांड में कोई भी थ्योरी नहीं बना पा रही थी। और यह सवाल भी खड़ा हो रहा था कि क्या इन दोनों हत्याओं का आपस में कोई कनेक्शन है भी या नहीं। खोल दरवाजा। सनी, धोखेबाज। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया सतीश, ये तुम्हारा ही बच्चा है। नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। समझे तुम अपनी बीवी की बात पे भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें उस पराई मर्द की बात पे भरोसा है? मैं कुछ नहीं जानता, समझे? क्यों? तुम्हें अपने मर्द होने पे शक है क्या? ज्यादा जुबान लड़ा रही है। अब तो न तू बचेगी और न तेरा बेटा, समझी? खोल, खोल दरवाजा, खोल। सनी, खोल, खोल, साली। सर, सुषमा का फोन ऑन हुआ है, उसकी फोन लोकेशन ट्रेस हो गई है। टीम लेके पहुंचा वहां। सर। सर, किशन को मैं अपना अच्छा दोस्त मानती थी, इसीलिए उसे घर बुलाया था, पर उसने इस बात का गलत मतलब निकाला। सर, क्या कर रहे हैं? सर, सर छोड़िए सर, क्या कर रहे हैं? सुषमा, क्या चल रहा है ये? साले मेरी बीवी के साथ? मैं खुद नहीं हूं यहाँ पे, इसने मुझे बुलाया। उसने ऐसी गलतफहमी पैदा कर दी कि मेरे पति सतीश को मुझ पर विश्वास नहीं रहा। मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो सतीश हमारे बच्चे को उसका बच्चा कहने लगे। तब मैंने किशन को फोन करके रिक्वेस्ट की कि वो सब कुछ सच सच बता दे। इस तरह अपने पति को अंधेरे में क्यों रख रही हो तुम? ये बच्चा। साले, तूने मेरी बीवी को गंदा किया। उसकी बॉडी पहचान में ना आए इसलिए मैंने उसका सर काट दिया, धड़ अलग फेंक दिया और सर पुल पे ले जाके नदी में फेंक दिया। हमें पता था कि पुलिस हमारे घर तक पहुंच जाएगी, इसीलिए हम वो घर छोड़कर चौल वाले घर में आ गए। पुलिस किशन शर्मा के केस की चार्जशीट तैयार कर रही थी कि तभी कांतिलाल मर्डर केस में एक नया एंगल सामने आया। सर, मैंने मुकेश की हिस्ट्री निकाली है। 2 साल पहले उसने कांतिलाल के साथ फ्रॉड किया था, जिसके लिए उसको जेल भी हुई थी। कैसा फ्रॉड? सर, पिताजी के मौत के बाद वापी की वो जमीन कांति भाई को विरासत में मिली, और क्योंकि वहां पे नया हाईवे बना तो वो जमीन की कीमत चौगुनी हो गई, क्योंकि वो जमीन उस हाईवे से जुड़ी हुई थी। और सर, मैं लालच में आ गया, इसलिए मैंने एक नकली बिल बनवाया ताकि उस जमीन पर मैं अपना हक जमाने की कोशिश कर सकूं।
और इसीलिए कांतिलाल ने तुम्हें जेल करवा दी, जिसकी दुश्मनी निकालने के लिए तुमने उनका मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने उनका मर्डर नहीं किया। मैं तो सिर्फ वो जमीन अपने नाम करवाना चाहता था, और इस बार तो मैं कांति भाई को पैसे देने के लिए भी तैयार था, लेकिन कांति भाई ने वो जमीन मुझे नहीं बेची। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मासूमा को यूज करूं, और मासूमा इस बात से परेशान थी कि कांति भाई उससे शादी नहीं कर रहे थे। तो मैंने मासूमा को आइडिया दिया कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, ताकि कांति भाई जमुना बहन को डिवोर्स दे दे और उसे एलिमनी देने के लिए उन्हें पैसे देने पड़े, ताकि कांति भाई मजबूर होकर वो जमीन मुझे बेच दे। लेकिन ना जमुना बहन ने एलिमनी मांगी, ना कांतिलाल ने मासूमा को छोड़ा, इसलिए तुमने। नहीं सर, मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर। कांति भाई तो खुद मुझे वो जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए थे। मुकेश, तुझे मेरी जमीन खरीदनी थी ना? बोल कितने पैसे देगा? कल तक 20 दे रहा था, अब 15 दूंगा। बोलो। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, पैसे मुझे तुरंत चाहिए। कांति भाई पैसा तैयार छे। मुकेश, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। बाद में नहीं, अभी बताओ ना भाई। 15 का 16 देता हूँ। सर, कांति भाई ने मेरा फोन काट दिया क्योंकि वो अपनी जमीन किसी बिल्डर को बेच चुके थे। बिल्डर को? हाँ सर, अब उस जमीन पे उस बिल्डर का बोर्ड लगा हुआ है, गुप्ता बिल्डर्स। सर, जिस जमीन के बारे में कांति के भाई मुकेश ने हमें बताया था, उस जमीन पर कुछ दिन पहले ही गुप्ता बिल्डर ने अपना बोर्ड लगाया है। जमीन के आसपास की दुकान वालों ने बताया कि कांति की हत्या के अगले दिन गुप्ता बिल्डर ने वहां पर भूमि पूजन किया था। लेकिन सर, कांति के बैंक अकाउंट में पिछले कई हफ्तों से सिर्फ 85,000 रुपए पड़े हुए हैं, और ना ही उसके घर में कोई कैश मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांतिलाल गुप्ता बिल्डर्स के किसी फ्रॉड का शिकार हुआ और इसलिए उसकी हत्या की गई? कांतिलाल? सर, मैंने जमीन कांतिलाल से जब खरीदी नहीं तो मैं उसके साथ फ्रॉड कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो ये जमीन अदिति शाह ने बेची थी। ये देखिए उस जमीन के कागजात। सर, मैंने रजिस्टर ऑफिस में चेक किया, यह जमीन गुप्ता बिल्डर को अदिति शाह ने बेची थी, और 8 महीने पहले तक यह जमीन कांतिलाल के नाम पर थी, और कांतिलाल ने अदिति शाह को बेची थी। मुकेश को लेके आओ। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 1 महीने पहले कांति भाई ने खुद मुझे फोन करके वो जमीन खरीदने को कहा था। लेकिन जब कांतिलाल 8 महीने पहले ये जमीन अदिति शाह को बेच चुका था, तो 1 महीना पहले तुम्हें बेचने को क्यों कहेंगे? सर, मुझे नहीं पता कांति भाई ने मुझसे झूठ क्यों बोला। उन्होंने खुद मुझे फोन किया था। जब तक सच ना बोले तोड़ते रहो इसे। सर, बोलो। सर, एक बात पता चली है, मैंने कांतिलाल के बैंक लॉकर खुलवाए थे, उसमें एक विल मिली है। ये विल 2 महीने पुरानी है, जिसमें लिखा है कि उसके मरने के बाद उसकी सारी जमीन उसके बेटे रितेश के नाम होगी। अगर ये विल कांतिलाल ने 2 महीने पहले बनाई है, तो ये जमीन अदिति शाह के नाम कैसे हो सकती है पिछले 8 महीने से? इसका मतलब अदिति जो कोई भी है, उसने कांति के साथ फ्रॉड किया है। नहीं सर, ये फ्रॉड अदिति शाह ने नहीं, बल्कि उसके पति विष्णु ने किया है, जो कांतिलाल का वकील है। बताता हूँ सर, बताता हूँ। सर, कांति भाई मुझ पे बहुत भरोसा करते थे। मुझे लगा कि उन्हें बेवकूफ़ बनाना आसान है, तो मैंने पुरानी डेट के स्टैम्प पेपर्स खरीद के सौदे के पेपर्स बनवा लिए, और फिर धोखे से उन पे कांति भाई के साइन भी ले लिए, और फिर मैंने वो ज़मीन अपनी बीवी के नाम करवा दी सर। फिर सर, थोड़े दिन पहले मुझे कांति भाई ने बताया कि वो ज़मीन को बेचकर उसके थोड़े से पैसों से मासूमा के लिए घर ले लेंगे, और फिर जमुना बहन को भी वापस बुलवा लेंगे। लेकिन सर, उन्हें नहीं पता था कि वो ज़मीन में पहले ही गुप्ता बिल्डर को बेच चुका हूँ सर। लेकिन सर, मुझे पता था कि एक दिन उनको मेरे इस फ्रॉड का पता चल जाएगा, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार था सर। साले विष्णु, हरामखोर, दगाबाज, तूने अपने दोस्त की पीठ पे खंजर भोंका। पहले पीठ पे घोंपा था, अब सीने पे घोंपूंगा। जिस रिश्ते को पटरी पर आने में 27 साल लगे हों, वो रिश्ता नई शुरुआत से पहले ही बिखर जाए तो उसका मलाल उन शिकायतों से ज्यादा होता है जो कभी उस रिश्ते के बिगड़ने की वजह बना था। और जिस रिश्ते को बचाए रखने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए, उस रिश्ते को मौका देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही होता है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन वक्त रहते अपनी गलतियों को सुधार लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर देर हो जाए तो कभी कभी इंसान को अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का मौका तक नहीं मिलता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100।
सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।